नमस्कार, आदाब। मैं परंजॉय गुहाटा करता हूँ। आज चर्चा का विषय है लोकसभा चुनाव और भारतवर्ष के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में क्या होने वाले हैं। 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। भारतवर्ष का 140 करोड़ नागरिक में 6 में 1 व्यक्ति उत्तर प्रदेश रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो विश्व में 6 नंबर में आता है। चीन, भारतवर्ष, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अमेरिका, ब्राज़ील, इतना बड़ा राज्य है। और ये जो 80 लोकसभा सीट है, इसका चुनाव का नतीजा भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर पड़ेगा। एक समय एक कहावत था कि द रोड टू दिल्ली गोज वाया लखनऊ। इस बार क्या होने वाले हैं, इस विषय के ऊपर आज मैं लखनऊ में हूँ और मैं श्री आनंदवर्धन सिंह के साथ हूँ। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, पब्लिक इंडिया करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो। और हाँ, 6 साल पहले वो प्रिंट मीडियम में थे, लोकमत अखबार में उन्होंने काम किया, दैनिक अखबार। आनंदवर्धन जी, धन्यवाद, आपका समय आपने दिया। अगर ये एक बड़ा छवि आप देख रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 80 में 71, उनके साथ सहयोगी दल अपना दल को 2 मिला, 73 80 में वो घट के 64 हो गया, 62 और 2 अपना दल 2019 में। ये राम मंदिर के बाद, अयोध्या में ये सब होने के बाद बहुत विश्लेषक और गोदी मीडिया तो साथ साथ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में 2019 के साथ अगर आप तुलना करेंगे आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहे कि 10 और सीट मिल जाएगा, कोई कह रहे 18 और मिल जाएगा। तो आप किस नज़रिए से उत्तर प्रदेश के ये लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं इस वक्त, कैसे आप देख रहे हैं? परंजदा, थैंक यू सो मच। और मैं इसको थोड़े व्यापक रूप से देखूंगा। बीजेपी की बात करें तो वो तो 80 सीट की बात कर रही है। नौ जो ग्राउंड पे है और जिस तरह के कैंडिडेट्स दिए गए हैं और जिस तरह के उम्मीदवार हैं, हम सबको उसकी बात करनी होगी। मैं 2-3 जगह की बात इसलिए कर लूंगा कि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाए। एक कानपुर में एक अवस्थी जी को दिया गया है टिकट। अवस्थी जी को वहीं के लोग कह रहे हैं, वो नहीं जानते, एक पत्रकार है, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर। बीजेपी ने दे दिया है क्योंकि बीजेपी में इस समय टिकट जो मिल रहे हैं वो दिल्ली दरबार में, और दिल्ली दरबार में भी 2 नेताओं के पास किसकी पहुंच है उसकी क्राइटेरिया पर मिल रहे हैं। ग्राउंड से बहुत मतलब नहीं है। मैं जिस तरह से मैंने विश्लेषण किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, और जब मैं बात शुरू करने से पहले ही हुआ कि दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम टॉकिंग, और ये शायद 4 जून को हम लोग इसको रिप्ले करके फिर देखने, आई एम पुटिंग माई नेक ऑन इनटू इट। यू आर पुटिंग योर रेपुटेशन ऑन स्टेक कि आपके बात लोग विश्वास करेंगे कि नहीं 4 जून के बाद, करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि अब पुलवामा और बालाकोट जैसी कोई चीज अब हो जाती है। आज हम लोग एक फेज का इलेक्शन हो चुका है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सत्यपाल मलिक जी ने इस तरह बात किया कि कोई बड़ी चीज होगी, कुछ बड़ा धमाका होगा। तो अब बड़ा धमाका तो हम लोग नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं, और हम लोग कोई नजूमी नहीं है, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। वी टॉक टू पीपल, गो देयर, लोगों से समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक एस्टिमेट देते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट कास्ट व्हाट वो। इस बार उत्तर प्रदेश में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया उन्होंने, और ये वो पार्टी है जिसने अभी 2 साल पहले जिसके 2% वोट थे। नाउ देयर आर कंपेलिंग रीजंस जिसकी वजह से आज सबको लगा कि नहीं, अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो शायद अखिलेश जी का वो वाला ताकत नहीं रहती। और उसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मेरे हिसाब से वो अल्पसंख्यक वोट है। अल्पसंख्यक वोट उत्तर प्रदेश में अलाइंड है केवल लगभग 19% है 2011 का जनगणना में टोटल। हाँ, ऐसे समझ लीजिए 20%। और इसमें भी ऐसे 6-8 लोकसभा क्षेत्र है जहां पे मुसलमान लोगों का 41 से 51% वोट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, वो अलाइंड है, आज इंडिया अलायंस के पीछे खड़ा। उसमें अगर कोई ये कहता है कि नहीं 3 तलाक और इन सब की वजह से
उसका वोट शिफ्ट हुआ, मैं इसको नहीं मानता हूं। आप नाम भी कर दीजिए कुछ। मैं नाम बता दे रहा हूं। मैं जैसे एक फर्स्ट फेज के ही मैं बात करूं, फर्स्ट फेज में पीलीभीत को छोड़ के जितनी 7 जहां हुआ सहारनपुर, मैं वो नाम बता दे रहा हूं जहां पे मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस की एडवांटेज है। कितने वोट से जीतेंगे वो मुश्किल है, क्योंकि इट डिपेंड्स। वोट परसेंटेज गिरा है, उसकी हम लोग अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यूपी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। सहारनपुर, मेरे हिसाब से इमरान मसूद को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैराना, इकराना को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर, हरेंद्र मलिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुरादाबाद, रुचि वीरा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है। पीलीभीत, भगवंत शरण गंगवार, जहां पे वरुण गांधी इससे पहले थे। और वरुण गांधी, ये भी याद रखना होगा प्रणजय दा कि उनकी माताजी वहां से 6 बार एमपी हैं, वरुण गांधी 2 बार एमपी हैं, और 8 टर्म का एमपी अगर जिस कंस्टिट्यूंसी से है उसके अपने लोग होते हैं। जो भी पावर पॉलिटिक्स को जानता है, एक बार एमपी हो जाता है, उसके बाद जीवन भर उसके लोग वहां रहते हैं। यहां तो 8 टाइम का लगातार सिटिंग एमपी हैं। यू कैनॉट रूल्ड आउट वरुण गांधी। मोदी जी को, इसीलिए मोदी जी हर चीज को एक तो अपना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। मोदी जी 10 साल में पहली बार पीलीभीत गए, और वहां पे उन्होंने ये भी नहीं किया कि वरुण गांधी को बुला के स्टेज पे बिठा लें। मोदी जी बहुत ओपनली, अगर किसी को उनको पसंद नहीं है या किसी को डिसलाइक करते हैं, तो डिसलाइकिंग ऑफ वरुण गांधी वहां पे ट्रांसलेट हो रही है डिसलाइकिंग फॉर पीलीभीत। और जितिन प्रसाद इज नॉट अ लोकल कैंडिडेट। जितिन प्रसाद, और उनका पिताजी तो वैसे भी कांग्रेस में थे और शाहजहांपुर में थे, जितेंद्र प्रसाद के। इनका सारा कुछ जो रहा है वो पीलीभीत से कुछ लेना देना नहीं। तो दैट इज आल्सो ही इज एन आउटसाइडर। और एक सीट और है रामपुर। रामपुर के बारे में कहिए, क्योंकि एक समय लोग सोचते थे, उनका समझ में आता है कि ये समाजवादी पार्टी का एक गर है। किंतु आपने देखा क्या हुआ जब बाई इलेक्शन हुई थी और आरोप लगा कि मुसलमान लोग को वोट देने का मौका नहीं मिल रहा है। क्या होने वाले हैं रामपुर में? मैं उस पर भी जरा रामपुर पे भी आपको बता दूं प्रणजता, रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर्स हैं। 51%। 2019 में जब आजम खान जीते थे तो अबाउट 10,67,000, माइट बी 65 और 67,000 वोट टोटल पोल हुए थे। और जब बाई इलेक्शन 2022 का होता है तो टोटल वोट पोल 7,07,000 हो जाते हैं। 3,60,000 वोट कम पोल होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एक मुस्लिम घर के आगे आदमी पोस्ट कर दिया था अपनी फोर्स को कि दे शुड नॉट बी अलाउड। इस बार एक टेक्निकली और गलती मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसको स्मार्टनेस करना चाहा, लेकिन चालाकी नहीं, चालाकी इज अ बेटर वर्ड, लेकिन गलती उससे उल्टा हो गया। बीजेपी ने फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की पोलिंग, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, सेकंड फेज में भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वो जुम्मे के रोज हो रखा है, फ्राइडेज और जुमा। और उनके लिए जुमा की नमाज पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उस जुम्मे की नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं। बीजेपी को लगा था कि गर्मी बहुत है, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर कहां आएंगे, शायद वोट परसेंटेज जाए। इट हैज वर्क द अदर वे। जुम्मे में जाके पूछा गया है किसने किसने नहीं किया है, तुमने नहीं वोट किया, जाके करके आओ। इट हैज बिकम अ डिक्टेट। तो इट हैज वर्क द अगेंस्ट। नाउ दिस इज वन। मैं दूसरी चीज जो मोदी जी जिस वजह से आए गुजरात से और उन्होंने कहा कि गंगा पुत्र हूं, मुझे मां गंगा बुला रही है, बनारस। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि पिछली बार जब बनारस से मोदी जी 2014 और 19 में लड़े थे तो बनारस की अगल बगल सीट को भी इफेक्ट करते हैं। कोई भी बड़ा अगर लीडर लड़ता है तो उसकी अगल बगल की सीट्स आर इफेक्टेड। इस बार हो क्या रहा है कि मोदी जी की अगल बगल की सारी सीट बीजेपी इज स्ट्रगलिंग। चलिए, आपके एक और विषय के ऊपर मैं आपका सोच मैं चाह रहा हूं। ये बहुजन समाज पार्टी, बहन जी मायावती जी, जो इस राज्य का मुख्यमंत्री पद में एक बार नहीं 4 बार शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री। हम देखें पिछले जब विधानसभा चुनाव हुई थी 2022 में, वो किसी का साथ नहीं था। इस बार वो ज़्यादा चुनाव प्रचार भी नहीं किया। इस बार भी हमें मालूम नहीं है वो चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं। मगर एक चीज़ है, अगर समझ लिए वो घर में बैठे रहते हैं, फिर भी एक, कोई कहते हैं 8%, कोई कहते हैं 10%, जो दलित समुदाय के जो मतदाता है उन्हीं के साथ आजीवन रहेगा। तो इसका किसका फायदा होगा? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को होगा या सपा या कांग्रेस को होगा? क्योंकि हमने देखा उम्मीदवार बहुत जगह में जहाँ लोग समझते हैं कि मुसलमान प्रार्थी रखा, तो मतलब अगर वोट काटेंगे
तो इनका नुकसान सपा और कांग्रेस को ही मिलेगा। जी। तो आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आपका क्या, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये परंजदा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था पिछले 2019 के इलेक्शन में कि बहुजन समाज पार्टी के वोट ट्रांसफर सपा को नहीं होते हैं। बिकॉज जब पिछला इलेक्शन हुआ तो वो तो 10 सीट जीत गए और समाजवादी पार्टी 2014 में भी 5 जीती थी और 2019 में भी 5 जीती। इसका मतलब वोट बीएसपी का ट्रांसफर इधर नहीं हुआ, सपा का वोट ट्रांसफर हो गया था बसपा के पास। तो एक चीज तो क्लियर है कि बसपा का वोट पर से जो उनका अपना वोट है वो इधर नहीं आता है, इट डजंट कम ऑन द इंडिया। दूसरी बात, आज भी उत्तर प्रदेश का जो दलित है, एवरेज दलित की लीडर मायावती है। इसमें कहीं कोई अगर किसी को गलतफहमी होनी चाहिए। उनको 5% वोट मिले, 10% वोट मिले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो वोट हो सकता है ना करे क्योंकि उसके अपने कारण। एक लेकिन फैक्टर जो जो जिस पे आपको भी चिंता करनी चाहिए, और आपको भी, अब आप घूमेंगे पूरे यूपी में, आपको भी थोड़ा इस पे भी पूछिएगा, जो मैंने देखा है, जैसे अल्पसंख्यक वोट बहुत क्लियर हो गया था काफी दिन पहले, 6-8-10 महीना पहले, कि अल्पसंख्यक आर गोइंग विद इंडिया अलायंस। जब इंडिया अलायंस आया था वो उनके साथ जा रहे हैं। दलित वोट जब से ये बार बार कहा जा रहा है कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, 400 सीट इसलिए चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, और ये इनके मन से सब लोग कह रहे हैं, चाहे वो इनकी ज्योति मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे लल्लू सिंह हमारे फैजाबाद अयोध्या से लड़ रहे हैं वो हो, ये सब लोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। नाउ जो दलित है उसका एक ही प्रोटेक्शन है, आरक्षण। और उसको लगता है कि ये आरक्षण, जो आरएसएस ने भी बार बार कहा है कि वो आरक्षण विरोधी है, उनका ये सुरक्षा कवच उनसे छीन लिया जाएगा। जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको ये, और जो हाथी के ऊपर जो आप या हाथी के ऊपर जो बटन दबाते हैं, जो साइकिल में कभी नहीं दबाएंगे, उनको क्या ये उनका सोच है कि अगर मैं हाथी के ऊपर बटन दबाता हूँ, नुकसान वो साइकिल का ही होगा और फायदा कमल को ही मिलेगा? मैं उसी को मैं कंप्लीट कर लूं। वो दलित को ये लग रहा है कि अगर मेरे हाथ से मेरा संविधान अगर इन लोगों ने बदला तो मेरा वो सुरक्षा कवच हट जाएगा। अब उनके पास दो चॉइस है। जहां पे बीएसपी अच्छा लड़ रही होगी, उनकी फर्स्ट चॉइस आज कल परसों हरदम बीएसपी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय। लेकिन आज वो बीजेपी से बाहर निकल रहे हैं, वो साइलेंट वोटर होते हैं। आप दलित समुदाय को कभी नहीं देखेंगे कि हल्ला मचा के वोट दे रहा है, बिकॉज उसको उस गांव में रहना है जहां पे अपर कास्ट आज भी है। कुछ लोग यूपी में देयर आर 52, आज की तारीख में जो विधायक 403 में 52 ब्राह्मण्स, 49 राजपूत, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ये दोनों लोग हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा, मुझे ऐसी उम्मीद है, अब वो परसेंटेज इस समय करना मुश्किल है, दे विल शिफ्ट टू इंडिया। चलिए, आपके पास में 2 सवाल है और वक्त कम है, आप संक्षिप्त में आपका जवाब दीजिए। पहला है सपा, समाजवादी पार्टी, जो आज समाजवादी पार्टी के जो विरोध कर रहे हैं, बोला अखिलेश उनका पिताजी की तरह नहीं, वो उसका सिंबल साइकिल है, मैं खुद साइकिल नहीं चलाते हैं, गर्मी में साइकिल नहीं चलाते। ऐसे भी लोग कहते हैं अरे वो तो कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आलसी है। जब कोरोना हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो यूके मतलब विलायत में घूम रहे थे, तो जिस तरह से लोग सोच रहे थे वो चुनाव प्रचार करेंगे, बहुत लोग आज थोड़ा निराशाजनक है कि सपा का ताकत कम हो गया। ठीक है, उनके साथ कांग्रेस है, तो सपा को आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक 2-3 चीजें हैं सपा, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली सपा की बात कर रहा हूँ। मैं क्रिटिक हूं, मतलब आई एम अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ अखिलेश यादव, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको मानता हूं, लेकिन इस चुनाव में ही हैज डन हिज होमवर्क एक्सट्रीमली वेल। उसका होमवर्क बहुत ही अच्छे ढंग से होमवर्क किया है। अखिलेश यादव के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो लगता है कि वो यादववाद चलाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट आरोप। मुसलमान और यादव, और बाकी समुद्र के लोग उनको कभी वोट नहीं देंगे। 80 में 17 सीट उन्होंने कांग्रेस को दी है, 63 सीट वोट, 63 में 4 यादव को उन्होंने वोट दिया जो उनके घर के टिकट है, और 4 मुसलमान को दिया है। दैट इज ऑल। उन्होंने 37 बैकवर्ड और ओबीसीज को दिया है, जिसमें नॉन यादव बैकवर्ड एंड ओबीसीज बोथ। और उसमें भी मेरे पास तुरंत, मैं संख्या का नहीं, 12 भी हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है, कुर्मी को दिया है। कुर्मी ट्रेडिशनली बीजेपी, और मैं उन 4-5 कुर्मियों के नाम बता दूं जो आज ऑन द लीड है। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर, चौधरी बस्ती, श्रेया वर्मा गोंडा, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़। आई मीन देयर इज अ एंडलेस लिस्ट। वो जो
संतोष गंगवार, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एंडलेस लिस्ट है। उन्होंने 12-13 कुर्मी को वोट दिया एंड एवरीवन इज डूइंग एक्सलेंट जॉब। पीलीभीत में जो लड़ रहे हैं अगेंस्ट जितिन प्रसाद गंगवार साहब, वो भी कुर्मी है। तो उसने उनको एक अखिलेश ने अपना होमवर्क ठीक किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं 2 जगह का आपको सिर्फ बता दूं। उन्होंने जहां पे आपस की बिकरिंग थी, पहले अखिलेश यादव वाज नॉट बॉदर्ड। 2022 में तुम्हें लड़ना है लड़ो, जाना है जाओ, बताओ। मुरादाबाद में उनके सिटिंग एमपी एसटी हसन थे। आजम खान साहब का इंसिस्टेंस था कि रुचि वीरा को वो सीट चाहिए। रुचि वीरा को जब टिकट दिया गया तो अखिलेश यादव ने एसटी हसन के पास ही रीच्ड आउट, उनको साथ में बिठा के, उनको लार्जर पिक्चर समझा के, उनको भी मोबिलाइज करके, मोटिवेट करके उनको प्रचार में लगाया। अब एक सवाल आपसे है, ये है ईवीएम वीवीपैट का मामला। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, हमारे सबसे उच्च न्यायालय लंबा चौड़ा इसके ऊपर चर्चा हुई है, अलग अलग लोग अलग अलग बात हुई है, हमें मालूम नहीं है क्या होने वाले हैं। मगर बहुत लोग समझते हैं कि जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव, इससे पहले भी ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और साथ साथ हमारे निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेगा। किस तरह से, हम नहीं कह रहे कि रिगिंग हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, मगर बहुत लोग सोचते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग सोचते हैं इसके ऊपर वो जो विश्वसनीयता है, ये सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। CSDS का जो सर्वे है सुप्रीम कोर्ट माना नहीं, एक निजी सर्वे है, बोल दिया ठीक है। समझ लीजिए ईवीएम 40 को 60 कर सकते हैं, 25 को 75 करेंगे या 20 को 80 कर पाएंगे, ये एक बात है। और साथ साथ ये आपका आखिरी मेरा सवाल है, तो आप एक तरह से पूरा यू कैन गिव मी अ क्लोजिंग कमेंट, जो ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ का जो नियंत्रण है, कोई राजनीतिक दल इसके आसपास नहीं पहुंच सकता है। बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, कोई भी विरोधी दल इस राज्य में और भारतवर्ष में भी ऐसे नियंत्रण, ऐसे उनका संगठन किसी के पास नहीं है। सो बूथ मैनेजमेंट एंड ईवीएम वीवीपैट, ये 2 विषय के ऊपर आपका राय। मैं पहले ईवीएम पे बता दूं, मैं ईवीएम के बारे में मेरी बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि ये बीजेपी का एजेंडा है जब वो कहती है कि ईवीएम इज डाउटफुल। आई एम एब्सोल्युटली ऑन दिस, ईवीएम इज नॉट डाउटफुल। मैं 77 में, मैं पहले चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा का एजेंट बन के काम किया है। 2019 तक हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में। ईवीएम पे जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम भी है, मशीन कोई भी गड़बड़ हो सकती है। इस पूरे हिंदुस्तान में जब हरेन पांड्या, जस्टिस लोया के बारे में भी लोग कहते हैं कि कहीं कहीं कुछ है, कुछ खबर आ रही है, तो अगर कोई ईवीएम में, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने ये करते हुए देखा है। मशीन इज डाउटफुल, देयर इज नो डाउट। अब जो मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके विरोध में मैं हूं, आप जब ईवीएम पे डाउट करते हैं तो आप उस व्यवस्था पे डाउट करने लगते हैं जो चुनाव की व्यवस्था है। और ये बीजेपी के हित में है, क्योंकि वो लोग जिनको लगता है कि मुझे इस व्यवस्था, इस सरकार से छुटकारा पाना है, इसको वोट आउट करना है, उसका एक जो न्यूट्रल वोटर है, हाँ ना, वो फिर घर पे बैठ जाता है। उसको लगता है अब जब जाएगा ही यार, कहीं भी दबाओगे, साइकिल भी दबाओगे, जाएगा कमल को, तो क्या जाएगा, एकदम निराशाजनक हो जाता है। और मैं एक वोट मैं क्यों बढ़ाऊं कमल का। तो इसलिए दिस इज एब्सोल्युटली अ नैरेटिव, वेरी वेरी, मतलब बहुत ठीक से बीजेपी ने किया है, और जिसको हम सब लोग मिलके ईवीएम 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 कर रहे हैं। ईवीएम में मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी पोस्टल बैलेट, अरे पहले भी बैलेट में होती थी। मैंने ये देखा है कि जो आपके बूथ होते थे, लास्ट में जाके आप भी उसमें, मगर अच्छा, तो आप मानते हैं हाँ, जब बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट, उसके साथ सेकंड पार्ट इज द बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट अगर इतना अच्छा होता तो यहाँ 110 सीट उसकी कैसे आती है अखिलेश की, बंगाल में कैसे हारती। देखिए ये सब गिमिक है। पन्ना प्रमुख आप भी जानते हैं प्रणजा, अगर आपके पास पन्ना प्रमुख तक इफ यू हैव एजेंट, तो आपको सो जाना चाहिए, आपको फिर इलेक्शन कैंपेन में जाना ही नहीं चाहिए। इफ यू हैव अ मैनेज टिल पन्ना। ये बीजेपी का सिर्फ एक झूठ का आडंबर है, और वो झूठ बोलते बोलते वो अपने से झूठ बोलने लगे हैं कि भाई इलेक्शन मैनेजमेंट इज वेरी गुड। इलेक्शन मैनेजमेंट इज जैसे सबका वैसे, उनका पैसा उनके पास ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा उनकी एडवांटेज। तो अभी हमारे वक्त खत्म हो गया। अभी हम हमारे वार्तालाप, आपके साथ साक्षात्कार देने के लिए आपका कीमती समय आपने दिया, थैंक यू वेरी मच।
अगर मैं समराइज करना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कमजोर होगा, ठीक? कितना कमजोर होगा? हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, उससे पहले भी बोल दूंगा, इट विल नॉट क्रॉस 50। अरे बाप रे बाप। 50 का आंकड़ा नहीं पार करेगा। मैं 4 जून को फिर बैठूंगा, मेरे पास में लिस्ट वाइज, जब आपके पास कभी समय हो, आगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, विथ कंस्टिट्यूंसी नेम आई कैन टेल यू द कंस्टिट्यूंसीज जहां पे ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी हार रहा है। इट दे विल नॉट क्रॉस 50, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन लगभग इसका मतलब 14 सीट कम हो जाएगा। 14 सीट, अगर नहीं, हम बीएसपी को नहीं मानते थे कि वो गठबंधन का पार्ट है, मतलब 64 से आप कह रहे हैं? 64 से वो 14 सीट। अच्छा, इफ यू आर टेकिंग 64 एज अ वो, यस दे विल कम टू 50। धन्यवाद थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। 4 जून के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा आपने जो भविष्यवाणी किया है इसमें कितना। भविष्यवाणी नहीं किया, दिस इज माय एस्टिमेट, क्योंकि फिर लोग कहते हैं भविष्यवाणी की थी। नहीं, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, बट मेरा जो एस्टिमेट है, जो मैंने ग्राउंड पे देखा है। थैंक यू सो मच। मैं लखनऊ में आनंदवर्धन सिंह जी से बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव में क्या होने वाले समय बताएंगे। 4 जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा।